के खाते में 297 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इन सीटों पर ये आगे चल रही है। इंडिया ब्लॉक की बात करें तो 228 सीटों पर बढ़त बनाए हुए और अदर्स की बात करें तो 18 सीटों पर ये बढ़त बनाए हुए हैं। तो कुल मिलाकर 543 सीटों का रुझान आपके सामने है। एक बार फिर से जान लीजिए, एनडीए 297, इंडिया 228 और 18 अदर्स के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। राज्यवार भी टैली स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही है। अलग अलग राज्यों में कौन कैसा परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है, इस पर लगातार आप नजर बनाए रखें। लेकिन इस बीच कई बड़े महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स भी देखने को मिल रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, शाम 7 बजे बीजेपी ऑफिस जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कार्यकर्ता को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। शाम 7 बजे पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे शाम 7 बजे और वहां पर कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने चंद्रबाबू नायडू से बातचीत की है। विधानसभा चुनाव में जीत की बधाई देते हुए उनसे बातचीत ये हुई है और हर लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाती है। चंद्रबाबू नायडू ने जिस तरीके से परफॉर्म किया इन चुनाव में, इंडिया ब्लॉक की भी नजर उन पर टिकी हुई है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे ये बातचीत की। एक और बड़ी खबर, इस बीच शरद पवार ने नीतीश को फोन किया है। नीतीश कुमार से भी बातचीत का सिलसिला लगातार जारी है। नतीजों पर शरद पवार ने नीतीश कुमार से बात की है और अब से कुछ ही देर बाद शरद पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है, उस पर भी नजर हमारी बनी रहेगी। और इस बीच एक और बड़ी खबर, कल दिल्ली में एनडीए की बैठक को लेकर अपडेट सामने आ रहा है, जहां सहयोगी दलों को बीजेपी ने दिल्ली बुलाया है। ये महत्वपूर्ण हो जाता है अपडेट, क्योंकि जिस तरीके से नतीजे आए हैं, एनडीए की ये बैठक होनी है। सहयोगी दलों को इसके लिए जानकारी पहुंचा दी गई है। सहयोगी दलों को बीजेपी ने दिल्ली बुला लिया। और इस बीच एक और बड़ी खबर, अमित शाह ने जीतन राम मांझी को फोन किया है। फोन पर अमित शाह ने मांझी को बधाई दी है। जीतन राम मांझी, जिनकी तरफ से लगातार यहां पर बातचीत की गई थी, जीत के कई दावे किए गए थे। अपनी जीत के बाद बातचीत जीतन राम मांझी से भी की गई है अमित शाह द्वारा। उन्हें फोन किया गया है। फोन पर अमित शाह ने जीतन राम मांझी को जीत की बधाई भी दी है। और इस बीच बिहार से ही एक और बड़ी खबर, अमित शाह ने चिराग पासवान से भी बात की है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर है, चिराग पासवान को भी जीत की बधाई अमित शाह की तरफ से दी गई है। तो एक एक कर बातचीत का सिलसिला जारी है। नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो या फिर जीतन राम मांझी, अमित शाह ने इन सभी से बातचीत की है और जीत की बधाई दी है। रुपेश कुमार ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रुपेश, और क्या कुछ अपडेट आप बिहार से दे सकते हैं? ये देखिए, बिल्कुल, और जो अहम आंकड़े हो गए हैं जिस तरीके से, और बिहार में जो सहयोगी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी बीजेपी के लिए बेहद अहम। इसलिए अमित शाह फ़ोन कर रहे हैं ना सिर्फ चिराग पासवान को बल्कि जीतन राम मांझी को भी। जीतन राम मांझी के हवाले से ये खबर आई कि कल एनडीए की बैठक होने वाली है, जिसको लेकर के जीतन राम मांझी को न्योता दिया है कि कल आप एनडीए की बैठक के लिए आप दिल्ली में आएँ। उन्हें फ़ोन पर बधाई भी दी गई है। चिराग पासवान ने ना सिर्फ खुद हाजीपुर से जीत की तरफ बढ़ चुके हैं, बल्कि उनके 5 यानी कि 100%, पिछली बार भी 6 में 6 उनका आंकड़ा था, इस बार भी 5 सीटें उनको यहाँ पे मिली थी। और फिलहाल जो दिख रहा है कि सभी 5 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। खुद चिराग पासवान हाजीपुर से वो जीत दर्ज करने की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में अमित शाह ने उन्हें फ़ोन किया और जाहिर सी बात है, उन्हें भी एनडीए की बैठक में आने का ना सिर्फ न्योता बल्कि जीत के लिए भी बधाई दी है। और वो अहम इसलिए भी हो जाता है कि नीतीश कुमार से भी, हालांकि कुछ देर बाद ये भी खबरें आई कि नीतीश कुमार से भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय वरिष्ठ नेता हैं वो भी मिलने वहाँ पे जा सकते हैं। ऐसे में बीजेपी की ये कोशिश है कि वर्तमान आंकड़े को देखते हुए अपने तमाम सहयोगियों को समेटा जाए, सहेजा जाए। बीच में ये खबरें आई कि कांग्रेस की तरफ से नीतीश कुमार और उनकी पार्टी से संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जेडीयू के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने इसको सिरे से खारिज किया है कि नीतीश कुमार बार बार प्रचार के दौरान हर मन से कहे हैं कि वो जेडीयू बीजेपी में आ गई है, एनडीए में आ गई है, और हर समय के लिए, हर दिन के लिए वो यहाँ पे आ गए हैं। और जब बीजेपी का मंच पर, जब प्रधानमंत्री पहली बार जमुई में सभा कर रहे थे, उस मंच से ही नीतीश कुमार ने कहा कि बीच में वो गड़बड़ होकर इधर उधर चले गए थे, लेकिन अब हमेशा के लिए वो एनडीए के हिस्सा बन गए हैं। और ऐसे में उनकी पार्टी के बिहार से दे रहे हैं, नीतीश कुमार से भी बातचीत का सिलसिला जारी है। इस बीच बड़ी खबर आपके सामने, शाम 5 बजे मीडिया से बात कर सकते हैं राहुल गांधी। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपके सामने है, जहां नतीजों पर राहुल गांधी बात कर सकते हैं मीडिया से।
मुखातिब हो सकते हैं। शाम 5 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब मीडिया से बातचीत कर सकते हैं राहुल गांधी। इस बीच एक और बड़ी खबर अमेठी से सामने आई है, जहां स्मृति ईरानी अब भी बहुत पीछे बताई जा रही है। अमेठी को लेकर बड़ी खबर यह कि केएल शर्मा 1 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं। प्रियंका गांधी का हमने आपको पोस्ट दिखाया, जहां पर सोशल मीडिया एक्स पर जाकर उन्होंने कहा कि मुझे कभी कोई शक शुबा नहीं था कि आप जीत दर्ज करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर अमेठी से भी सामने आ रही है। कुमार विक्रांत का मैं रुख करना चाहूंगी ज्यादा अपडेट्स के साथ। इससे पहले कुमार, आपने कांग्रेस मुख्यालय की तस्वीरें दिखाई थी, मुझे जितना समझ में आ रहा है आपके साथ राजीव जी हैं मौजूद, बात कीजिए। जी बिल्कुल, राजीव शुक्ला हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव जी, हिमाचल में कंगना रनौत आगे चल रही हैं, विक्रमादित्य पीछे हैं। हालांकि विधानसभा में आप लोगों को 4 सीटें में आगे हैं। लोकसभा में निश्चित रूप से हम पीछे हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ थी कि हिमाचल में हम विधानसभा की सीटें जीते, क्योंकि भाजपा ने जो विधायक खरीदे थे और खरीद फरोख्त करके जो सरकार गिराने की कोशिश हो रही थी वहाँ, उसको हमने नाकाम किया, जनता ने नाकाम किया। जनता ने बिकाऊ विधायकों को हराया है। सर, बड़े नतीजे की अगर बात करें, देश के जो वर्डिक्ट आया है उसको देखकर के क्या कहेंगे? कांटे की टक्कर दिखाई पड़ रही है, लेकिन बहुमत एनडीए के पास दिखाई पड़ रहा है। देखिए, बड़ी जबरदस्त जो है इसमें टक्कर थी, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। सब 400 सीट दे रहे थे, एग्जिट पोल भी 400 सीट दे रहा था, सारा अपोजिशन को डिमोरलाइज करने की कोशिश थी। अब इसके 3 महत्वपूर्ण पक्ष हैं विक्रांत जी। नंबर 1 ये कि भाजपा ने नैतिक अधिकार सरकार में आने का खो दिया। उन्होंने 400 कहा था, उनको स्पष्ट बहुमत भी नहीं मिला। वो 230 से 240 के बीच भी संघर्ष कर रहे हैं। मीन्स कि उनको जनता ने बहुमत नहीं दिया है। वो बड़ी पार्टी हो सकती है, लेकिन बहुमत नहीं दिया इतने बड़े दावे के साथ, तो उनको नैतिक अधिकार नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि जो कांग्रेस की 100 सीटें आई हैं, उसमें बड़ा योगदान है राहुल जी की यात्रा का, प्रियंका जी के कैंपेन का और खरगे जी की व्यूह रचना का। और इसके साथ साथ जो हमारे एलाइज थे उन लोगों ने बड़ा अच्छा, चाहे महाराष्ट्र में आप ले लीजिए उद्धव ठाकरे पवार साहब, चाहे अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में ले लीजिए, तो क्या जो अब आंकड़े आए हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं कि नैतिक हक नहीं है, तो क्या कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की पहल करेगा? क्या चंद्रबाबू नायडू, नवीन पटनायक, नीतीश कुमार जैसे नेताओं से चर्चा की जाएगी? देखिए, ये तो इंडिया गठबंधन के नेताओं पर निर्भर करता है कि वो क्या करेंगे। बड़े नेता डिसीजन लेंगे, लेकिन ये कि सबके लिए रास्ता खुला है अभी आगे। तो कुमार विक्रांत कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला से खास बातचीत कर रहे हैं, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया है कि नैतिक आधार खो दिया है बीजेपी ने सरकार बनाने का, क्योंकि उन्होंने 400 पार का बड़ा दावा किया था, लेकिन अपने बूते वो बहुमत का आंकड़ा पर भी नहीं पहुंच पाया है फिलहाल। और ऐसे में ये तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से कही जा रही है। ये भी दावा किया जा रहा है कि ये जो आंकड़ा इस वक्त आपको इंडिया का नजर आ रहा है, उसमें राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का बड़ा योगदान है। तो ये तमाम बड़ी बातें राजीव शुक्ला की ओर से कही जा रही थी। लेकिन इस बीच एक और बड़ा अपडेट आपको हम फिर से बता दें, प्रधानमंत्री मोदी शाम 7 बजे बीजेपी मुख्यालय जाने वाले हैं और वहां कार्यकर्ताओं को करने वाले हैं संबोधित। इस पर आगे अपडेट्स आप तक पहुंचाए उससे पहले इस वक्त जो मौजूदा टैली है वो क्या कहती है वो भी हम आपको बता रहे हैं। एनडीए 297, इंडिया 228 और अदर्स 18। आमोद राय पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ गए। आमोद, बताइए क्या कुछ तैयारियां विशेष की जा रही है? प्रधानमंत्री मोदी को 7 बजे पहुंचना है बीजेपी मुख्यालय। दिल्ली में देखिए, प्रधानमंत्री मोदी यहाँ शाम 7 बजे के करीब आएंगे और बीजेपी दफ्तर का जो नज़ारा है, बीजेपी मुख्यालय का जो नज़ारा है, मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा कि कार्यकर्ता अभी दोपहर से ही यहाँ हुजूम आ चुका है कार्यकर्ताओं का, और कार्यकर्ता अपने नेता का इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ जो लोग हैं मौजूद, उनको आप देखकर पार्टी की सीट भले ही घटी हो, लेकिन कार्यकर्ताओं का जोश जो है वो बिल्कुल बुलंद है। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं यहाँ आए हुए हैं और उनसे बातचीत करते हैं। वीरेंद्र सचदेवा जी के साथ आप देखिए किस तरह से यहाँ भीड़ है, और जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पे जो सारे कार्यकर्ता यहाँ आए हुए हैं और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि ये पूरा जो माहौल है उसको एक बार विजय की मुद्रा में दिखाने की कोशिश किया जाए। यहाँ मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा प्रतिमा, कि जो लड्डू है वो बांटा जा रहा है। जश्न जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। लड्डू कार्यकर्ता लेकर बैठे हैं यहाँ, और जो लोग आ रहे हैं उनको लड्डू बांट रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको जो है
चारों तरफ ये जो बीजेपी का प्रांगण है खचाखच भरा है। किस तरह से मैं आपको दिखाऊं, एक नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि चारों तरफ लोग अभी से ही आकर यहाँ पर अपना अपना जगह तलाशने की कोशिश कर रहे हैं और बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सचदेवा जी, आज जो है जश्न का दिन है, लेकिन थोड़ा फीका हुआ होता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है। माननीय मोदी जी को दिल्ली की जनता ने आशीर्वाद दिया है और हम 7 सीटों पर कमल खिलाएंगे और निस्संदेह एनडीए की सरकार भी बनेगी, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री भी बनेंगे। तो जश्न वैसे ही मनेगा जैसा 400 पार आता तो मनता कि कम होगा। जनता में उत्साह है, आप देख रहे हैं कार्यकर्ता कितने उत्साह में है। माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार शपथ देते हुए हम सब देखना चाहते हैं, वो हम तो वीरेंद्र सचदेवा से खास बातचीत आमोद राय कर रहे हैं और किस तरीके का उत्साह है साफ तौर पर बीजेपी मुख्यालय पर देखा जा सकता है तमाम कार्यकर्ताओं के बीच भी। लेकिन इस बीच आपको बता दें, कांग्रेस नेता अभय दुबे भी हमारे साथ जुड़ गए, उनका मैं रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले आपको टैली दिखा देते। देखिए नई संसद की कैसी होगी तस्वीर। अब तक जो टैली है वो ये बताती है 295 के साथ एनडीए अंदर यहाँ पर दाखिल होता हुआ आपको नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। फिर बात करेंगे आगे बढ़ते हुए इंडिया गठबंधन की, जिन्होंने इस बार अपने परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा सुधारा है। लेकिन पहले आप एनडीए की तस्वीर देखिए, 295 का ये आंकड़ा जिस पर आगे बढ़त बनाए हुए हैं एनडीए ब्लॉक, और ये आपको अंदर दाखिल होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इंडिया की बात करें 230। इस बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार कुछ बोल रहे हैं, जरा सुनते हैं। राष्ट्रवादी काँग्रेसचा या निवडणुकीमध्ये नसल्याची सूचना आणि आमचे सहकारी या सगळ्यांनी एकत्रित जीवाभावाच्या वतीनं काम करण्याची भूमिका घेतली आणि त्यामुळे हे यश जसं आम्हाला मिळालं राष्ट्रवादीला तसं काँग्रेसलाही मिळालं आणि उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालच्या पक्षाला सुद्धा मिळालं। आणि या जे मी सुरुवातीला सांगितलं की परिवर्तनाचं वातावरण आहे आणि आम्ही तिघेही एकत्रित राहून उद्याच्या काळामध्ये आमची धोरणं ठरवू आणि महाराष्ट्राच्या जनतेची सेवा करायची खबरदारी घेऊ, एवढंच या ठिकाणी मला सांगायचं आहे। उद्याची बैठक ही दिल्लीला आज संध्याकाळी करेल ठरेल आणि ती झाली तर त्या बैठकीला माझी उपस्थिती असेल। आज काही टेलिव्हिजनवर बातमी आहे किंवा मी चंद्रबाबूंशी बोललो, आणखीन कोणाशी बोललो, याच्यात काही तथ्य नाही। मी काही कोणाशी बोललेलं नाही। बोलणं माझं झालं असेल तर ते काँग्रेस अध्यक्ष आणि काँग्रेस नेतृत्व यांच्याशी झालं, बाकी कुणाच्या संबंधित नाही। या चर्चा करणं इतरांशी याबद्दलचं धोरण हे राष्ट्रीय पातळीवरचे आमचे सगळे सहकारी आहेत त्यांच्याशी विचारविनिमय करून केलं जाईल। सर, सगळे म्हणतात की तुमचं वय झालं आहे, या ठिकाणी हे सिद्ध झालं आहे की टायगर बुढ़ा हुआ तो क्या हुआ लेकिन जिंदा है। ठीक आहे। सर हिंदीमध्ये प्लीज ब्रीफ करा सगळं। मराठी एकदा होऊ दे, मराठी झाल्यावर हिंदी घेऊ। तो शरद पवार को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा जनता ने अपना फैसला बता दिया। समर्थकों का, कार्यकर्ताओं का आभार उनकी तरफ से व्यक्त किया गया और एक बड़ी बात कही गई कि परिवर्तन आ गया है महाराष्ट्र में। इस बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, विदिशा से बड़ी खबर आ रही है। शिवराज सिंह चौहान की बढ़त लगातार बरकरार है, बढ़ी हुई है। शिवराज 7,27,000 वोट से आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश से सामने आ रही है। और इस बीच अगली बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है। मोदी के 2 मंत्री यहां पीछे चल रहे हैं। बांकुरा से सुभाष सरकार पीछे चल रहे हैं। उधर कूच बिहार की बात करें तो वहां से निशित प्रामाणिक पीछे चल रहे हैं। बनगांव से शांतनु ठाकुर आगे चल रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट पश्चिम बंगाल से सामने आ रहा है। और इस बीच कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका मैं रुख करना चाहूंगी। अभय जी, जो तस्वीरें लगातार मैं देख पा रही हूँ, कांग्रेस मुख्यालय से हमारे सहयोगी पहुंचा रहे हैं, वहां तो जश्न मनाया जा रहा है। ये किस बात का जश्न है? अपने अच्छे प्रदर्शन का या बीजेपी के खराब प्रदर्शन का? देखिए, पहली बात तो नैतिक हार है प्रधानमंत्री जी की, और मैं स्पष्ट कर दूं कि एनडीए की सरकार नहीं बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी 240 के आसपास भारतीय जनता पार्टी है। दूसरा, हम लोग आश्वस्त हैं कि परिणाम अंत तक आएंगे, तब तक हम कंफर्टेबल मेजोरिटी का इंडिया गठबंधन दल आंकड़ा पा लेगा। आंध्र प्रदेश का आप बीजेपी प्लस बता रहे हैं। आंध्र प्रदेश में बीजेपी को 7 विधानसभा सीटें आई है सिर्फ।
वहाँ बताइए टीडीपी 133 सीटें जीती है। तो ये जेडीयू और टीडीपी दोनों दल हैं जो एक लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के अलाई थे, मगर मोदी सरकार और वर्तमान जो नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का है उससे विमुख होकर अलग हो गए थे। तो वो कड़वाहट अभी बाकी है उनमें। तो जितने बाकी के दल छोटे छोटे हैं साथ में, वो सब डिटेच होंगे। वो ईडी सीबीआई के भय से जो लोग साथ आए थे वो वापस प्रजातंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए इंडिया गठबंधन के साथ आएंगे। तो जो पोस्ट पोल अलायंस होगा सारे परिणाम आ जाने के बाद, हम आश्वस्त है पूरी तरह से। तो बड़ी बात आप कह रहे हैं अभय जी, और ये बड़ा दावा है जहां पर इंडिया ब्लॉक के तमाम नेता यही बात कहते हुए उन्हें सुना जा सकता है कि सरकार तो इंडिया की ही बनने वाली है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर बता दें अपने दर्शकों को, जेपी नड्डा के घर पर इस वक्त अमित शाह मौजूद है। तो नतीजों पर बीजेपी की बड़ी बैठक को लेकर इस वक्त की ये बड़ी खबर आपके सामने है, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर इस वक्त अमित शाह मौजूद है। बैठक में बताया जा रहा है कि राजनाथ सिंह, बीएल संतोष भी मौजूद हैं। तो आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। आनंद, बैठकों का दौर जारी है और इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है जेपी नड्डा के आवास पर अमित शाह की मौजूदगी को लेकर, इस पर अपडेट दे जरा। जी बिल्कुल, अभी ये बैठक चली है बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पे, और इस बैठक में अभी जो मतगणना के जो नतीजे आए हैं, जो रुझान आ रहे हैं, उसको लेकर चर्चा चल रही है। प्लस अगर आगे कुछ जरूरत पड़ती है और जैसे भी हालात बनते हैं, जैसे सिचुएशन बनते हैं, जैसे नंबर्स आते हैं, उसके हिसाब से आगे क्या कदम उठाना है, क्या कार्रवाई करनी है, क्या फैसले लेने, उन तमाम बातों को लेकर सभी संभावनाओं पर अभी विचार किया जा रहा है। और हम आपको बता दें कि ये बैठक इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अब से कुछ देर बाद ये तय हो जाएगा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी देर बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचेगा। ठीक है, 543 सीटें, जिसमें एनडीए को 294, इंडिया को 230 और अन्य के खाते में 19 सीट जाती हुई दिख रही है। जल्दी से आइए आपको बता देते हैं 542 सीटों में, जिसमें सूरत निर्विरोध चुनी गई, लेकिन 542 सीटों का हाल पूर्णिया से आप देख रहे हैं जेडीयू आगे चल रही है, हमीरपुर से बीजेपी आगे चल रही है, मंडला से बीजेपी आगे चल रही है, बालाघाट से बीजेपी आगे चल रही है, इसके अलावा अमृतसर से कांग्रेस आगे चल रही है। ये तमाम 542 सीटों का हाल आपको बता रहे हैं। डुमरियागंज से बीजेपी आगे चल रही है, अजमेर से बीजेपी आगे चल रही है, इसके अलावा कांग्रेस एर्नाकुलम से आगे चल रही है, चित्रदुर्ग से बीजेपी आगे चल रही है, बारामूला से इंडी गठबंधन आगे चल रहा है, औरंगाबाद से आरजेडी आगे चल रही है। बिहार की सीटों का हाल है, वहीं कश्मीर की सीटों में श्रीनगर से आपको बता दें नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे चल रही है, इसके अलावा पुणे से बीजेपी आगे चल रही है, पाली से बीजेपी आगे चल रही है, मथुरा से बीजेपी आगे चल रही है। बड़ी सीटें जो आपको बता रहे हैं इस वक्त, जोधपुर से बीजेपी आगे चल रही है, आनंदपुर साहिब से आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। इसके अलावा अगर हम आपको बताते हैं ये वाली सीटें अगर आप देखेंगे तो इसमें भी आपको दिखाई दे रहा है, अकोला से बीजेपी आगे चल रही है, शहडोल से बीजेपी, मध्य प्रदेश की रीवा से बीजेपी, सतना से बीजेपी आगे चल रही है, इसके अलावा नंदुरबार से कांग्रेस आगे चल रही है, भिवंडी से आपको बता दें आगे चल रही है, झुंझुनू से कांग्रेस आगे चल रही है, इंडिया गठबंधन एक अच्छा प्रदर्शन करते हुए राजस्थान में दिखाई दे रहा है, इसके अलावा गंगानगर से कांग्रेस आगे चल रही है, कोटा से बीजेपी आगे चल रही है, ये सीटें आपको बता, पीलीभीत से बीजेपी आगे चल रही है, और फतेहपुर से समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, रांची से बीजेपी आगे चल रही है। ये बड़ी सीटें जो आपको बता रहे हैं। इसके अलावा डीएमके की भी सीटें बता रहे हैं आपको, कालाहांडी से बीजेपी आगे चल रही है, औरंगाबाद से आपको बता दें शिंदे की शिवसेना आगे चल रही है। तो ये बड़ी सीटें जो आपको बता रहे हैं, और ये पूरा 543 सीटों का हाल है। इसके अलावा कुछ और ग्राफिक्स के जरिए डिटेल्स आप तक पहुंचाते हैं, कुछ और ग्राफिक्स दिखाते हैं। ये देखिए, अब आपको बता रहे राम सर्किट कितना काम किया है, राम सर्किट कितना काम किया है, और एनडीए की इसमें 36 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, इंडिया गठबंधन की 44 सीटें देख रहे हैं आप, और अदर्स के खाते में 2, यानी ये जो पूरा रेड बेल्ट देख रहे हैं, यहाँ पर राम मंदिर का असर पड़ा है, ये लहर का असर पड़ा है। लेकिन मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 10 राज्य इन्वॉल्व होते हैं और यहाँ पर 82 सीटें आती हैं, जिसमें इंडिया गठबंधन को फायदा होता हुआ दिख रहा है 44 सीटों के साथ, एनडीए को 36 सीटों के साथ नुकसान हो रहा है, जो कि अप्रत्याशित है। ये अपेक्षा की गई थी कि फायदा होगा, लेकिन नहीं हुआ। अदर्स के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। इसके अलावा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आप देख रहे हैं, अगर ये आप देखेंगे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा का असर कितना पड़ा है, जिसमें इंडिया गठबंधन को फायदा होता दिख रहा है 33 सीटों के साथ, और एनडीए को 30 सीटों के साथ, और अदर्स 1 के खाते में जाती हुई दिख रही है। और राज्य जो इसमें इन्वॉल्व हुए
इसमें आप राज्य जो देख रहे हैं कंसिडर हुए, वो 14 राज्य कंसिडर हुए, जिसमें 64 सीटें आती हैं और 64 में से इंडिया गठबंधन के पाले में 33 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। एक बड़ा फायदा भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ा हुआ राहुल गांधी को होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये दो बड़े मुद्दे, इसके अलावा राहुल की भारत न्याय यात्रा, जिसमें जो 15 राज्य रहे, जहाँ नॉर्थ ईस्ट के भी राज्य है, वहां पर भी जाते हुए दिख रहा है। अगर आप देखेंगे वेस्टर्न स्टेट से लेकर जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहां पर गए तो इसमें राज्य 15 आते हैं, जिसमें 90 सीटें जुड़ी हुई हैं और एनडीए के खाते में इसमें 54 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। यहाँ फायदा एनडीए को दिख रहा है, इंडिया को 35 सीटें जाती हुई दिख रही हैं और अदर्स के खाते में 1। तो इससे आप समझ सकते हैं ये पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ इस मैप का आप देख रहे हैं, जिसमें कहाँ किसको फायदा हुआ है। इन पॉइंटर्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि एनडीए को कहाँ फायदा हुआ है और इंडिया गठबंधन को कहाँ फायदा हुआ है। इसके अलावा कुछ और ग्राफिक्स हैं। देखिए, अब आपको सीट वार बताते हैं कितनी सीटें जीतती हुई दिख रही है। बीजेपी 241 सीटें जीतती हुई दिख रही है, जो कि अपेक्षा नहीं की थी। टीडीपी 16, जेडीयू 14 और जो शिवसेना, शिंदे की शिवसेना, जिसको 6 सीटें मिल रही है, एलजेपी 5, आरएलडी 2, जेएसपी 2, जेडीएस 2, पीएमके 1 और अन्य के खाते में 6। तो ये एनडीए का आंकड़ा है। लेकिन अगर इंडिया का आंकड़ा देखेंगे तो इसमें कांग्रेस को 98 सीटें हासिल होती हुई दिख रही हैं, आरजेडी को 4, एसपी को 35, सीपीआई-एम को 3, डीएमके को 21, आईयूएमएल को 3, एसएचएस-यू के उद्धव ठाकरे ग्रुप को 10 और इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस 2, एनसीपी 7 और अन्य के खाते में 40 जाती हुई दिख रही हैं। तो ये इंडिया गठबंधन का आंकड़ा है। तो दूसरी तरफ आप एनडीए गठबंधन का आंकड़ा भी देख रहे हैं। तो ये जो जनादेश है उसका एक एक ग्राफिक्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि इस वक्त नंबर्स क्या कह रहे हैं। ओवर टू प्रतिमा जी। तो निधि बता रही है राज्यवार क्या इस वक्त स्थिति है और इसको लेकर लगातार आप तक हम डिटेल्स भी पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको बड़ी खबर बताते हुए हम रुक करना चाहेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बड़ी खबर पहले जान लीजिए। जीतन राम मांझी ने कहा हम मोदी के साथ हैं। तो यहाँ पर जीतन राम मांझी ने बड़ी बात कही है, हम मोदी के साथ रहेंगे। तो ये बड़ी बात जीतन राम मांझी ने कही, जिससे अब कुछ देर पहले अमित शाह ने बातचीत भी की है और अब जीतन राम मांझी ने साफ कर दिया है कि हम मोदी के साथ हैं। तो बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला हमारे साथ जुड़ गए हैं और अभय दुबे जी को आप देख ही रहे हैं। शहजाद, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि साफ तौर पर इंडिया ब्लॉक के तमाम नेता कह रहे हैं कि नैतिक आधार तो बीजेपी ने खो दिया है, क्योंकि आप लोग 400 पार का नारा दे रहे थे, आप लोग अपने दम पर मेजॉरिटी नहीं ला पाए हैं। तो कुल मिलाकर नैतिक आधार तो नहीं है सरकार बनाने। अच्छा, और हमारी एक पार्टी की इनके पूरे गठबंधन से ज़्यादा सीटें हैं, हमारा वोट शेयर बड़ा है। हमारे अलायंस ने अभी जब 20 करोड़ वोट और गिनने बाकी है तब भी बहुमत प्राप्त कर ली है, उसके बावजूद हमारा नैतिक आधार नहीं, और जिस पार्टी ने 100 क्रॉस नहीं किया है उसका नैतिक आधार है। इस प्रकार की बातें मेरे भाई अभय दुबे, जिनके कंठ पर माँ सरस्वती आमुमन विराजमान रहती है, वो कभी नहीं कह सकते। मुझे इतना विश्वास उन पर है। मध्य प्रदेश में 29 में से 29 सीट हारे हैं। अभय जी, नैतिक आधार का तो बोलने का आपको व्यक्तिगत कोई आधार नहीं बनता है। मैं केवल 2-3 बातें और कहना चाहता हूँ। देखिए, आज क्या हुआ है, 10 वर्षों के बाद भी एक सरकार जिसके खिलाफ कितना झूठ और प्रोपेगेंडा चलाया गया, वो फिर भी अपने वोट बैंक को, वोट शेयर को बढ़ाते हुए आज तीसरी बार सत्ता में एनडीए अलायंस आ रही है। ये एक बड़ी उपलब्धि है और ये दिखाता है कि जनता का विश्वास किस प्रकार से आज भी एनडीए सरकार में बरकरार है। यूपीए की 10 साल के बाद क्या स्थिति थी, जरा एक बार बताइए, नैतिक आधार की बात करते हैं तो। और उसके अलावा मैं पूछना चाहता हूँ कि आज तो अभी 4-5 बजे तक स्थितियाँ क्लियर होगी, क्योंकि अभी 20 करोड़ वोट और गिनने बाकी है। परंतु अभय जी, मुझे बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और कांग्रेस से 2.5 गुना ज्यादा बड़ी पार्टी है, और 2.5 गुना जो कम पार्टी है उसको नैतिक आधार है सरकार बनाने का। हमारा प्री पोल अलायंस सबसे बड़ा, हमारी पार्टी पूछे जा रहे हैं कि आप लोगों का उत्तर प्रदेश का परफॉर्मेंस, बिहार का परफॉर्मेंस, हरियाणा का परफॉर्मेंस, बंगाल का परफॉर्मेंस, उसको लेकर भी आप लोगों से सवाल पूछे जा रहे हैं कि वहां क्या हुआ। फिर आप मुझसे पूछ रहे हैं जी? हाँ, देखिए, ऐसा है, बाय द वे, हम लोगों का परफॉर्मेंस जहाँ पर भी, अभी तो ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, 20 करोड़ वोट 4 से 5 बजे तक गिने जाएंगे, उसके बाद ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि कहाँ पर परफॉर्मेंस ठीक रहा, कहाँ पर परफॉर्मेंस एवरेज रहा। परंतु मैं पूछना चाहता हूँ कि एक परफॉर्मेंस के ऊपर तो अभय जी भी आज कुछ नहीं बोल रहे हैं, ईवीएम के परफॉर्मेंस पे।
अभय जी, ईवीएम का परफॉर्मेंस अभी तक ठीक है कि नहीं है, वो जरा बता दीजिए। नीतीश चंद्रबाबू नायडू से बात हो सकती है, शरद पवार की ओर से ये बड़ी बात कही गई है। नीतीश नायडू से बात पर इनकार नहीं किया गया, यानी बातचीत संभव है। ऐसे में क्या होता है इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। लेकिन मैं रुक करना चाहूंगी अपने साथ मौजूद दो खास मेहमानों का। शहजाद पूनावाला जिस बात का जिक्र कर रहे थे अभय दुबे जी, उसी सवाल का जवाब आप दीजिए। ईवीएम पर जो आप लोग समय समय पर सवाल उठाते आए हैं, उनकी तरफ से ये पूछा गया है कि अब भी क्या कोई सवाल उठाया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह कहते हैं कि 300 पार हो जाएगा तो ये ईवीएम का वोट होगा, जनता का वोट नहीं होगा। इस तरीके के बयानों का क्या औचित्य? देखिए, हम लोगों ने सजगता के साथ प्रजातंत्र की रक्षा के लिए काम किया और इलेक्शन कमीशन पर और सरकार पर इस बात का दबाव बनाकर रखा कि वो मैनिपुलेट नहीं करे इलेक्शन। हमने पहला सवाल खड़ा किया था हाल ही में कि पोस्टल बैलेट की गिनती पहले होनी चाहिए, क्योंकि अब पोस्टल बैलेट्स डिसाइसिव रोल प्ले करने लगे हैं। 85 ईयर्स की एज के ऊपर के लोग, फिजिकली डिसेबल्ड लोग और सर्विस वाले लोग। तो अगर आप तमिलनाडु का उदाहरण देखें तो 16.5 लाख पोस्टल बैलेट्स हैं वहाँ पर। वहाँ 4 करोड़ के आसपास अगर वोट गिरते हैं तो वो 4% होता है। एक एक असेंबली में 4-4, 5-5 हज़ार वोटों का अंतर आ जाता है। इलेक्शन कमीशन ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से तय कर दिया था कि पोस्टल बैलेट की गिनती बाद में होगी। हमने कहा हर राउंड के बाद सर्टिफिकेट दें, उसके बाद काउंटिंग स्टार्ट करें। ईवीएम का भी प्रश्न वीवीपैट के साथ जब हम सुप्रीम कोर्ट गए थे तो हमको लगता है कि एक व्यापक दबाव रहा और मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ। आपने कहा नैतिक जिम्मेदारी, भारतीय जनता पार्टी तो थी ही नहीं। स्टेक पर बीजेपी का क्या था? बीजेपी राजनीतिक दल ही नहीं रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से ही राजनीतिक दल हो गया। नड्डा जी ने तो ये तक स्टेटमेंट दे दिया कि अब आरएसएस की आवश्यकता नहीं, भारतीय जनता पार्टी सक्षम है। तो देश के लोगों ने बता दिया कि ये एरोगेंस, ये अहंकार नहीं चलेगा। और मैं आश्वस्त हूँ पूरी तरह, क्योंकि सबसे ज्यादा वैमनस्य अगर किसी दो राजनीतिक दलों बड़ी बात आपने कही कि आप ये अभी भी उम्मीद कर बैठे हैं कि हर सीट पर आपको मार्जिन ज्यादा नजर आएगा। मैं शहजाद जी आपके पास आऊंगी और ये जरूर पूछूंगी कि कमी कहाँ रह गई। लेकिन एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है और जल्दी से बता दें, वो बड़ी खबर ये है कि जोधपुर से बड़ी खबर मिल रही है। जोधपुर से गजेंद्र शेखावत इस वक्त आगे चल रहे हैं। ये इस वक्त जानकारी मिल रही है, अपडेट मिल रही है सीट से। गजेंद्र सिंह शेखावत 1.5 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि गजेंद्र सिंह शेखावत 1.5 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं। हर सीट का हाल TV9 भारतवर्ष आपके सामने रख रहा है, लेकिन 1.5 लाख वोट से आगे चल रहे हैं। शहजाद पूनावाला हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। शहजाद, पहले तो ये बताइए कि कमी कहां रह गई? महाराष्ट्र और सबसे ज्यादा झटका यूपी, इसके अलावा बंगाल, राजस्थान, फेरिस्त लंबी होती चली जा रही है। देखिए, जहाँ तक ये विश्लेषण और आकलन करना है कि कहाँ कमी रह गई, कहाँ पर केवल 90% परफॉर्म कर पाए, कहाँ पर 85% परफॉर्म कर पाए, ये सारी चीज़ें तब कर सकते हैं जब फाइनल रिजल्ट 5 बजे 6 बजे तक क्लियर हो जाएंगे। तो निश्चित वो एक्सरसाइज की जाएगी। हम तो जीत में भी करते हैं और आज भी जब हम जीते हैं तब भी हम करेंगे ही इस एक्सरसाइज को। हम कोई कांग्रेस की तरह शुतुरमुर्ग की तरह बिहेव नहीं करते कि 100 सीटें नहीं आ पा रही है, तीसरी बार चुनाव हार रहे हैं, फिर भी इस प्रकार का घमंड। अभय जी, कम से कम आपसे मैंने ये अपेक्षा नहीं की। यूपी को लेकर आप लोगों ने तंज कसा, 2 शहजादे कुछ नहीं कर पाएंगे, 2 शहजादे ही कर गए। मुझे बताइए कि आज 2 शहजादों की बात हो रही है, अनेकों शहजादे इनकी पार्टी में, इनके सारे शहजादे मिलाकर इंडी अलायंस के, इनकी इंडी अलायंस की 228 सीट्स है। और प्रतिमा जी, एक बार बीजेपी की, स्वयं बीजेपी की कितनी सीटें हैं बता दीजिए 10 साल के बाद भी? हमारी सीटें अभी 240 के ऊपर है। मतलब सारे शहजादे इनके एक साथ आने के बाद बीजेपी अकेली इनसे ज्यादा है। और 10 वर्ष के बाद एनडीए उसी स्तर पर खड़ा है जिस स्तर पर 2014 पे खड़ा था। 2014 में वेव मान रहे थे क्योंकि हमने अपना टारगेट। आभे जी, आपका रिएक्शन लूंगी, लेकिन इस बीच एक पहले बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, उसका मैं रुख करती हूँ, फिर आभे दुबे का रुख करूंगी। इस वक्त की बड़ी खबर, चुनाव आयोग जा रहा है कांग्रेस डेलीगेशन। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव आयोग का रुख करने वाला है यहाँ पर कांग्रेस का डेलीगेशन और यहाँ पर धीमी काउंटिंग की शिकायत करेगी कांग्रेस। ये खबर सामने आ रही है। रजनीश रंजन ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। रजनीश, बताइए, अपडेट दीजिए जरा। बिल्कुल, देखिए, अब से कुछ मिनटों में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग जा रहा है और पिछले कुछ घंटों से लगातार कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता
ट्वीट करके ये शिकायत कर रहे हैं कि चुनाव आयोग बहुत धीमी गति से कुछ राज्यों में काउंटिंग करा रहा है और खासतौर पर जहां मार्जिन कम है कांग्रेस और उनके प्रतिद्वंदी के बीच में, वहां पर ये बहुत ज्यादा स्लो हो गया है और डाटा चुनाव आयोग टाइम पर अपलोड नहीं कर रहा अपने वेबसाइट पर। तो ये दो शिकायत लेकर कांग्रेस पार्टी के लोग चुनाव आयोग जा रहे हैं, चुनाव आयोग से अपनी शिकायत करेंगे और उनकी मांग यही है कि जो काउंटिंग है खासतौर पर बिहार, उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में जहां पर कुछ सीटों पर कांग्रेस बहुत कम मार्जिन से पीछे चल रही है, वहां कुछ आशंका है गड़बड़ी की कांग्रेस पार्टी को और इसी बात को लेकर कांग्रेस के लोग अब इलेक्शन। क्या रजनीश कोई स्पेसिफिक सीट्स के बारे में कांग्रेस शिकायत करेगी? देखिए, गुजरात की एक पाटन सीट है, एक बनासकांठा की सीट है जहां पर मार्जिन बहुत कम है और कांग्रेस पार्टी को जो रिपोर्ट वहां से मिल रही है ये बताया जा रहा है कि उनके कैंडिडेट कुछ देर पहले थोड़ा आगे चले गए थे मार्जिन में, लेकिन अचानक वो डाउन होने लगा है और वहां पर काउंटिंग का प्रोसेस भी स्लो हो गया है। इसके अलावा यूपी की एक सीट है और बिहार की भी एक सीट है, ठीक है, तो वहां पर भी इसी तरह की शिकायत कांग्रेस पार्टी। जी, आप लगातार नजर बनाए रखिए। रजनीश, आपका फिर से रुख करेंगे इसी खबर पर अपडेट के लिए, लेकिन इस बीच अभय दुबे जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर जो स्टूडियो में मेरे साथ खास मेहमान है मैं उनका रुख करूं। देखिए, ये अभी आपके सामने बात आई गई, हम ये लंबे समय से कह रहे हैं कि जानबूझकर जो मार्जिनल सीट हैं, कम से कम 25 से 30 सीटें ऐसी है जहां मार्जिन कम है अपेक्षाकृत, भारतीय जनता पार्टी वहां बहुत कम वोटों से आगे है। वो अगर हमने सतर्कता नहीं रखी तो जो कोशिश की गई थी एग्जिट पोल के माध्यम से कि वो प्रशासनिक स्तर पर दबाव बनाए, इलेक्शन कमीशन को प्रेशर में लें, जो मैसेज दिया जाता है कि सरकार हम बना रहे हैं और दबाव बनाया जाता है, वो हम कतई होने नहीं देंगे। हम इलेक्शन कमीशन से लेकर सड़कों तक अपना प्रोटेस्ट करेंगे। हम आश्वस्त हैं पूरी तरह से। देखिए, दो बड़े राजनीतिक दल जिनको 15 और 16 सीटें मिली है, वो भारतीय जनता पार्टी ने रद्दीमाल बताया था नीतीश कुमार को। शायद इसीलिए अभय जी आपकी टीम जो है वो जा रही है चुनाव आयोग इस बात की शिकायत करने कि वोटों का मार्जिन कम है और दबाव बनाया जा सकता है। मैं आऊंगी शहजाद जी आपके पास, आप लगातार बोलने की कोशिश करें, लेकिन हमारे साथ स्टूडियो में भी खास मेहमान है समीर चौगावकर जी। ये इसीलिए है, कांग्रेस इसीलिए ज्यादा एक्टिव इस वक्त नजर आ रही है क्योंकि नंबर्स इस वक्त जो दिख रहे हैं, कांग्रेस को ये उम्मीद है और बढ़ सकते हैं और सीटों का मार्जिन भी बढ़ सकता है। देखिए, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा सीटें बढ़ने की संभावना मुझे फिलहाल इंडिया गठबंधन की नज़र नहीं आती है। 228 सीटें मिल रही है, 296 सीटों पर इंडिया गठबंधन है। शाम तक जब परिणाम आएंगे तो मुझे लग रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व में जो इंडिया गठबंधन है 300 सीटों तक पहुंच जाएगा और 272 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए। मुझे लगता है कि एनडीए के पास पूर्ण बहुमत है सरकार बनाने के लिए और अमित शाह जी एनडीए के नेताओं से बात कर रहे हैं, कल बैठक बुलाइए। मुझे लग रहा है कि इसमें कोई किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कांग्रेस को कि सरकार एनडीए की बनने जा रही है और यह आरोप लगाना या ये कहना कि धीमी काउंटिंग हो रही है और किसी तरह से 20-25 सीटों को प्रभावित किया जा सकता है। जब चुनाव आयोग इतने अच्छे से चुनाव मैनेज कर रहा है और जब आपको इतनी सीटें मिल रही है, उत्तर प्रदेश के अंदर जब आप इतना बेहतर प्रदर्शन कर रहे हो, समाजवादी पार्टी इतना बेहतर प्रदर्शन कर रही है, तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को अब ये आरोप लगाना छोड़ देना चाहिए कि ईवीएम के साथ छेड़खानी हो सकती है, चुनाव आयोग निष्पक्ष होकर काम नहीं करता, चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के एक एजेंसी के रूप में काम कर रहा है। कांग्रेस को यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि चुनाव देश में निष्पक्ष हुए हैं, बहुत अच्छे हुए हैं और जो जनादेश आया हुआ है कांग्रेस को स्वीकार करे और बेहतर और रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए तैयार रहे। तो जनादेश वो कह तो रहे हैं कि अभी क्लियर है नहीं, कुछ सीटों पर जो मार्जिन बहुत कम है उसको लेकर ही शिकायत करने जा रहे हैं। जयशंकर जी, कितना डिफरेंस उससे आ जाएगा? जिन कुछ सीटों की बात वो कर रहे हैं कि जहां मार्जिन बहुत कम है, कितना फेरबदल होता हुआ आपको नजर आ? नहीं, अतीत का जो उदाहरण होता है ना, दूध का जला छाछ को भी फूंक करके पीता है। पिछले चुनाव में उत्तर प्रदेश के मछली शहर में इसी तरह से काउंटिंग चल रही थी, धीरे 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 पता लगा कि विपक्ष का उम्मीदवार जीत गया, घोषणा हो गई। बाद में कह रहे हैं नहीं, पोस्टल बैलेट काउंट नहीं हुआ था, उसको फिर से काउंट करना है और 181 वोट से विपक्ष का उम्मीदवार हार गया, बीजेपी का उम्मीदवार जीत गया। तो अगर इस तरह से रात तक चलेगी, काउंटिंग चलेगी, विपक्ष के लोग रहेंगे नहीं रहेंगे, कुछ थक जाएंगे, कुछ हो जाएगा। जहां मार्जिनल है, जहां 200 से लेके 500 या 1000 वोट का डिफरेंस है, तो उसको आराम से मैनेज कर सकते। वो सब डीएम भरोसे बोलते हैं, एक होता है ईवीएम भरोसे, एक होता है डीएम भरोसे। तो उनको डर अपोजिशन को जो लग रहा होगा कि भाई जब शुरू से जब सुबह से ठीक ठाक चल रहा है, अभी तक तो रिजल्ट आ जाते थे ना भाई 3-4 बजे तक तो बहुत सारे रिजल्ट अभी थोड़ा ऊहापोह की स्थिति है। अभी कंफ्यूजन अभी कंफ्यूजन पड़ा हुआ है पूरी तरह से। दूसरी बात है कि देखिए, शहजाद बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं अपनी पार्टी के, अच्छी बात है भाई। आप 370 पार की बात कर रहे थे, आपके पास 303 थी,
उससे घट करके आप 240 हो गए, लेकिन आप प्रफुल्लित हैं, ठीक है, होने का अधिकार है। यहाँ तो रीथिंक करने की जरूरत है एनडीए को। कांग्रेस 52 सीट थी, कांग्रेस 52 सीट थी और 101 पर उसके आगे चल रहे हैं। जयशंकर जी माफ कीजिए, आपको रोक रही हूँ। अंकित हमारे साथ सीधे जुड़ गए जम्मू कश्मीर से, और जम्मू कश्मीर जो कि देश का ताज है, इसमें एक बड़ी खबर जल्दी से बता देते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई। जम्मू कश्मीर में 2 सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे है। जम्मू कश्मीर की 2 सीटों पर, इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी 2 सीटों पर आगे है। ये इस वक्त अपडेट हमको मिल रहा है जम्मू कश्मीर से, बीजेपी आगे चल रही है। अंकित भट्ट और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं, जम्मू कश्मीर का माहौल इस वक्त बता रहे हैं। अंकित, इंडी अलायंस वर्सेस एनडीए, क्या माहौल है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये जम्मू कश्मीर के लिए काफी ज्यादा खास चुनाव थे, क्योंकि धारा 370 हटने के बाद पहली बार यहाँ पर चुनाव हो रहे थे, और ऐसे में बीजेपी जो है 2 सीटों से लड़ रही थी, जम्मू सीट और उधमपुर सीट, दोनों सीटों से लगातार बीजेपी लीड करती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पे आप जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के जो समर्थक है, जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, वो सड़कों पर उतरे, और तस्वीरों में आप देखें कि किस तरीके से यहाँ पर जो ढोल नगाड़े जो है वो बजाए जा रहे हैं, डांस किया जा रहा है। वही आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितने ज्यादा उत्साही जो है वो यहाँ पर कार्यकर्ता देखने को मिल रहे हैं। क्या कहेंगे? तस्वीरें जश्न की दिखा रहे हैं अंकित भट्ट, और दिखा रहे हैं किस तरीके से उत्साह है। दिखाइए दिखाइए। देश की एकता, देश की सुरक्षा के लिए आगे बढ़ने का, और हर एक कार्यकर्ता जिन्होंने ये मेहनत की है, और माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो प्रयास था, वो कार्यकर्ता ने काम किया है। कल शहीद होने से आज जो सीट जीत कर जी, तो अंकित बता रहे हैं और दिखा रहे हैं तस्वीरें किस तरीके से यहाँ पर जश्न में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं तमाम कार्यकर्ता। लेकिन आनंद प्रकाश पांडे का रुख करना होगा। जेपी नड्डा के आवास पर महत्वपूर्ण बैठक को लेकर अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं, अमित शाह वहीं मौजूद है। बताइए आनंद। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके घर पे गृहमंत्री अमित शाह मौजूद है, राजनाथ सिंह मौजूद है, बीजेपी के संगठन महासचिव BL संतोष मौजूद है। एक तो आगे क्या तैयारियां रहेंगी, क्या क्या प्रोग्राम चलेंगे पार्टी के, उन तमाम बातों को लेकर चर्चा चल रही है। उसके अलावा शुरुआती कुछ यहाँ पे समीक्षा भी की गई है, आज दोपहर में भी समीक्षा की गई है, और पार्टी का जो परफॉर्मेंस है इतना कम कैसे हुआ, उम्मीद से इतना कम कैसे है, उसको लेके भी शुरुआती एक समीक्षा पार्टी ने कर ली है। और जो हमें जानकारी मिली है, जो हमें बताया गया, उसके मुताबिक यूपी में बीजेपी की जो परफॉर्मेंस रही है, उससे बीजेपी आलाकमान खासा नाराज़ भी है और नाउम्मीद भी है। और इसके पीछे जो शुरुआती इनको संकेत मिले, उसमें सबोटाज का इनको संकेत मिला, यानी कि अपने लोगों ने ही पार्टी का वहाँ पे नुकसान किया, ऐसे शुरुआती इनको संकेत मिले। जो इन्होंने उम्मीदवारों से बातचीत की, उनके बातचीत के आधार पर पार्टी को फीडबैक मिला। इसके अलावा पूर्वांचल में जो बीजेपी की इतनी बुरी परफॉर्मेंस रही है, उसके पीछे भी इंटरनल सबोटाज, यानी कि अपने लोगों द्वारा ही दगाबाजी करना, उसके पीछे इनको वजह मिली है। साथ ही साथ अमेठी हो, प्रयागराज हो, उसके आसपास की जो सीटें हैं, जो बीजेपी की जो परफॉर्मेंस रही है, उम्मीदवारों ने, सभी उम्मीदवारों ने ये कहा कि अपने लोगों ने ही बीजेपी के उम्मीदवारों को हराया। तो एक जो पार्टी जो है असेसमेंट कर रही है इस खराब परफॉर्मेंस के पीछे, इसके साथ साथ पार्टी को आनंद, बड़ी बात आप बता रहे हैं, अब इस बात का मंथन किया जा रहा है बीजेपी के भीतर कि कहां कमी रह गई। पहली बात तो ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं जो अपने ही खिलाड़ी थे वो ही नुकसान कर गए, इसी बात पर मंथन हो रहा है। और एक बड़ी खबर जल्दी से बता दें, बड़ी खबर ये आ रही है कि अयोध्या में बीजेपी के लल्लू सिंह पीछे चल रहे हैं। एक बड़ा झटका है बीजेपी के लिए, 24,000 वोट से लल्लू सिंह पीछे चल रहे हैं। इतनी जोर आजमाइश की गई बीजेपी की तरफ से इस पूरे इलाके में, अयोध्या फैजाबाद के इलाके में, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी को कोई फायदा नहीं मिलता हुआ दिख रहा है। लल्लू सिंह पीछे चल रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर उपाध्याय भी, उनसे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकना होगा। लेकिन ब्रेक के बाद भी ये बड़ी कवरेज चुनावों से जुड़ी हुई लगातार जारी। तो चुनावी नतीजों की टैली आपको बताएंगे, लेकिन तस्वीरें सामने आ रही हैं इस वक्त। चिराग पासवान की जुड़ी हुई तस्वीरें हैं, उनके परिवार की भी तस्वीरें सामने आ रही। कैमरामैन राजू यादव के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, पटना। तो गुलाल लगाकर आप देख रहे हैं चिराग पासवान को, ढोल नगाड़ों के साथ ये जश्न मनाया जा रहा है, जीत का जश्न मनाया जा रहा है। बिहार में आपको हम बता दें कि किस तरह से जो एनडीए के पक्ष में है नतीजे, और इसी के तहत ये जश्न मनाया जा रहा है। चिराग पासवान के घर की तस्वीरें, जहां पर वो गले मिलते हुए कार्यकर्ताओं समर्थकों से सामने आ रहे हैं, और उन्हें रंग गुलाल भी लगाया जा रहा है जीत के तहत।
ये तस्वीरें बहुत अहम हैं। एनडीए को जो अपेक्षा थी उस मुताबिक जीत तो नहीं आई, लेकिन बिहार एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य जहां पर 40 लोकसभा सीटें आती हैं और एनडीए को यहां पर बढ़त मिलती हुई दिख रही है नतीजों में अब तक। तो आपको लगातार आंकड़ा भी दिखा रहे हैं, 296 एनडीए पर और 228 इंडिया गठबंधन, और जो अन्य के खाते में 19 सीटें, जो ओवरऑल टैली है वो भी आपको बता रहे हैं 543 सीट की, 296 एनडीए। लेकिन इस बीच तस्वीरें लगातार आ रही है, प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं हर दल की तरफ से, हर नेता की तरफ से। और चिराग पासवान जो कि हाजीपुर सीट से रहे, उनकी सीट से जश्न मनाया जा रहा है। चिराग पासवान की जश्न की तस्वीरें आ रही हैं, लोग उन्हें रंग लगा रहे हैं, कार्यकर्ता समर्थक उन्हें रंग लगाते हुए दिख रहे हैं। और एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है, लगातार बड़ी खबरें सामने आ रही है नतीजों से जुड़ी हुई। देश का जनादेश आपको बता रहे हैं और एक एक करके टैली भी, नंबर्स भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें कि मनीष तिवारी कांग्रेस के नेता चंडीगढ़ से जीते हैं, कांटे की टक्कर में बीजेपी को हरा दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मनीष तिवारी जीत गए हैं अपनी सीट से, चंडीगढ़ सीट से, और बहुत कड़ा मुकाबला था, बीजेपी के साथ कड़ा मुकाबला था, लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार को हराया है। और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, लगातार टैली भी बता रहे, बड़ी खबर आ रही है अलग अलग सीट से जो इस वक्त सामने कांग्रेस सूत्रों के हवाले से इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर हमें मिल रही है। राहुल गांधी से सदन में नेतृत्व की अपील की जाएगी, ये जानकारी सामने आ रही है। अंतिम फैसला राहुल गांधी ही करेंगे, ये कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, समय आ गया है 5:30 बजे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। इस पर नजर रहेगी कि देश के सामने राहुल गांधी क्या बातें रखते हैं इन नतीजों के बाद, इन नंबर्स के बाद। नतीजों पर मीडिया से बात करेंगे राहुल गांधी, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। और इस बीच अमेठी से जो उम्मीदवार रहे कांग्रेस के केएल शर्मा, नतीजों पर बोले हैं ये गांधी परिवार की जीत है। इस वक्त की एक और बड़ी प्रतिक्रिया किशोरी लाल शर्मा की, नतीजों पर सबसे बड़ी प्रतिक्रिया, लेकिन एक बहुत बड़ा झटका है स्मृति ईरानी के लिए। केएल शर्मा क्या कह रहे हैं, ये सुनते हैं। तो आप किस रूप में देखते हैं? अमेठी की जीत जो है गांधी परिवार और यहाँ की जनता की जीत है, ठीक है, ये उन्हीं को समर्पित है। अगर जीतते हैं, अभी तो काउंटिंग चल रही है वैसे, तो अभी 14-15 राउंड की रिजल्ट आया जो, उसमें मेरा ख्याल शायद 1 लाख प्लस हो गया। तो ये क्योंकि अभी काउंटिंग हो रही है तो मैं अभी जीत नहीं कहूँगा उसको, तो लेकिन ये गांधी परिवार और यहाँ की अमेठी की जनता की जीत है। सुबह से जब से काउंटिंग चालू हुई है, एक भी राउंड में आप पीछे नहीं हुए, 1 लाख के ऊपर मत मिले। और चिराग पासवान के यहाँ से हमारे साथ कुमार कुंदन जुड़ गए हैं। कुमार, जश्न मनाया जा रहा है, वहां से तस्वीरें दिखाई। निश्चित रूप से चिराग पासवान के घर पे जश्न है और तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि ढोल नगाड़ों के साथ सारे कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं और सब के सब अपने नेता चिराग पासवान का इंतजार कर रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पे बिहार में 5 सीटें पे जीत उन्होंने हासिल की है, उसके बाद से यहाँ पे काफी ज्यादा जश्न है और माहौल के साथ यहाँ पे सारे लोग खड़े हैं और अबीर हो रहा है। मैम, कितना उत्साह है आप लोगों में यहाँ पे? बहुत ज्यादा, होली से ज्यादा, दिवाली से भी ज्यादा आज का दिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हम लोग का मेहनत रंग लाया, हमारे भैया का मेहनत रंग लाया, उन्होंने 5 का 5 सीट जीत लिया। मैम, कितना ज्यादा उत्साह है आप लोगों? बहुत ज्यादा उत्साह है। हमारी पार्टी के 5 के 5 सीट हम लोग जीत चुके हैं और हमारे केंद्र में भी सरकार, बीजेपी सरकार बनना निश्चित है। हम लोगों को कोई टेंशन नहीं है। हम लोग होली भी मना रहे हैं, दिवाली भी मनाएंगे, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज पूरे बहुमत से जीत चुके हैं। इंतजार अब चिराग पासवान का हो रहा है कि वो किसी भी पल आ सकते हैं, यहाँ पे अपने समर्थकों के बीच मिलेंगे और यहाँ से वो अपना सर्टिफिकेट लेने के
और नंबर मैं रोक रही हूँ आपको, कुमार नजर बना के रखिए, जश्न की तस्वीरें दिखा रहे हैं अपनी सीट से जीतते हुए चिराग पासवान, और कुछ और डिटेल में जानकारी नंबर से जुड़ी हुई दिख रही है जो प्रतिमा के पास है। ओवर टू यू प्रतिमा। ओवरऑल टैली आपके सामने हम लगातार रख रहे हैं, एनडीए 296, इंडिया 228, अदर्स 19, लेकिन कुछ और जानकारी भी आपके लिए हमने तैयार की है, जल्दी से वो आपके सामने रखेंगे। 543 से 543 सीटों की पूरा रुझान आपके सामने। देखिए कुल उम्मीदवार 83, महिला उम्मीदवारों का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने हम रख रहे हैं एनडीए की। और इसमें बात करें तो जो आगे चल रहे हैं वो है 39, जो पीछे चल रहे हैं वो है 44, और स्ट्राइक रेट की बात करें तो 47% का यहां पर स्ट्राइक रेट नजर आ रहा है एनडीए की महिला उम्मीदवारों की हम बात कर रहे हैं। और देखिए इस बीच रिपोर्ट कार्ड नए चेहरों का आपके सामने रख देते हैं, और ये बीजेपी के नए चेहरे हैं जिन पर इस बार दावेदारी थी, दारोमदार था। उम्मीदवारों की बात करें 164 का ये आंकड़ा, जो आगे चल रहे हैं उनका आंकड़ा है 81 का, जो पीछे चल रहे हैं उनका आंकड़ा है 83 का, और स्ट्राइक रेट की बात करें 49.4% का ये स्ट्राइक रेट है। एक एक कर बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल्स आपके सामने हम रख रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं सीट वही उम्मीदवार नया, बीजेपी के जो उम्मीदवार है कुल उम्मीदवार 134, और इनमें जो आगे चल रहे हैं उनका आंकड़ा 99 का बताया जा रहा है, जो पीछे चल रहे हैं वो 35 उम्मीदवार है। और स्ट्राइक रेट की जल्दी से बात कर ले तो 73.9% का यहां पर स्ट्राइक रेट नजर आ रहा है। बढ़िया आगे और बात कर लेते हैं अब युवा उम्मीदवारों की, यूथ की बात कर लेते हैं, और इनका रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है। एनडीए ने जिन युवाओं पर इस बार दांव चला है उनमें कुल का आंकड़ा 51 है, लेकिन इसमें जो आगे चल रहे हैं वो है 27, जो पीछे चल रहे हैं वो है 24, और जो स्ट्राइक रेट है वो है 52.9% का।